50% तक बढ़कर 65.5 करोड़ से भी ऊपर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। और इस दौरान खास करके यंग इन्वेस्टर्स का झुकाव इक्विटी फंड में ज्यादा देखने को मिला है। साथ ही 2025 तक म्यूचुअल फंड में निवेश के मामले में महिला निवेशकों की संख्या भी बढ़ी है और ये लगभग 1.5 करोड़ के आसपास हो गई है, यानी यूनिक निवेशकों का 26% महिला निवेशक हैं। तो क्या है इस रिपोर्ट के मायने, इस पर हम बातचीत करेंगे और उम्र के हिसाब से किन कैटेगरी और फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इस पर आज रहने वाली है हमारी खास चर्चा। स्वागत करते हैं हमारे आज के दोनों ही एक्सपर्ट्स का। विकास पुरी हमारे साथ है कंप्लीट सर्कल कैपिटल से, फिनसेफ के फाउंडर मृण अग्रवाल से भी हमारी बातचीत होने वाली है। विकास और मृण दोनों का बहुत स्वागत करते हैं हमारे साथ आज इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। बहुत ही इंकरेजिंग नंबर्स हमने म्यूचुअल फंड के आते हुए देखे। 26,000 करोड़ ही नहीं, 26,600 करोड़ के पार इस बार के एसआईपी आंकड़े जाते हुए हमने देखे हैं। और जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें काफी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हमने आते हुए देखी है, जिसको समझना जरूरी है और इससे एक इन्वेस्टर का बिहेवियर समझ में आता है, उनका इन्वेस्टमेंट ट्रेंड और पैटर्न भी हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले जो एक मोटा मोटी अगर हम समझने की कोशिश करें, जो इन्वेस्टमेंट ट्रेंड है अक्रॉस द एज ग्रुप, इक्विटी इन्वेस्टमेंट ने काफी जोर पकड़ा है पिछले 5 साल की अगर बात करें। और ये 5 साल वो थे जब हमने बाजार में काफी करेक्शन का दौर देखा, एक्सट्रीम हाईज देखे, एक्सट्रीम लोज भी देखे। कोविड का पूरा टाइम हमने निकाला, यूक्रेन और रूस का एक जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको झेला हमने, और उसके अलावा भी वेरी रिसेंट हमने इंडो पाक जो तनाव है उसको भी आते हुए देखा है। और इससे पहले जो टैरिफ का पूरा जो एक चला है कंफ्यूजन, उसको भी बाजार ने झेला है। मृण, जरा आप बताइए, जिस तरीके से ये 5 साल का फाइनेंशियल ईयर 20 से फाइनेंशियल ईयर 25 तक के जो इम्पोर्टेंट जो डिटेल्स आंकड़े बताते हैं अक्रॉस द एज ग्रुप, इन्वेस्टर्स का टुवर्ड्स इक्विटी रुझान बढ़ना, उनका इंटरेस्ट बढ़ना क्या बताता है? चाहे वो 25 ईयर से नीचे वाले इन्वेस्टर्स हो जिनको हम जेन जी कहते हैं, जिनका पहला ये मार्केट साइकिल होगा, और मिलेनियल्स हो गए जो 44 साल तक के जो इन्वेस्टर्स हैं, या फिर इवन टिल 60 ईयर्स तक के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको है इक्विटी फंड पर भरोसा। तो ये ट्रेंड क्या बताता है? नमस्ते स्वाति। तो बहुत ही अच्छे ट्रेंड्स हैं, अच्छा लगा ये रिपोर्ट देखकर। आई रिमेम्बर कोविड के पहले एक जमाना होता था जहां लोगों को कन्विंस करना पड़ता था इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसे डालने के लिए, और ऑफ कोर्स कोविड के बाद में देयर हैज बीन अ बिग शिफ्ट इन द वे पीपल आर इन्वेस्टिंग। ये अच्छा है कि लोग ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, और जैसे कि रिपोर्ट में भी बताया गया है कि जो यंगर जनरेशन है वो ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। They are not following what probably their parents have been doing for decades, and this is good to see because I think बहुत important होता है कि जब हम यंग हैं हमें ये एक्सपीरियंस मिल जाए कि इक्विटी मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आई थिंक ओवरऑल अच्छा ट्रेंड है कि लोग इंडिया में बिलीव कर रहे हैं, इंडिया की इक्विटीज में बिलीव कर रहे हैं। एंड अगर हम देखते हैं देन ऑल्सो द नंबर ऑफ पीपल इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज एट ऑल एज ग्रुप्स इज एक्चुअली गोइंग अप। सो आई थिंक ये एक अच्छा ट्रेंड है। बिल्कुल, और ये ट्रेंड आप देख भी सकते हैं जैसा हमने बताया। अब थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करें स्पेशली इक्विटी फंड में निवेश ट्रेंड की। विकास, आप जैसे देख भी पा रहे हो, जिसका मृण ने जिक्र भी किया, 25 साल के जो कम से कम उम्र के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने, हम ये समझ सकते हैं कि पिछले 5 साल में बाजार में एंट्री की होगी। कौन से टाइम पे? कोविड के टाइम पर। और ये शायद ये 5 साल ऐसे रहे हैं पिछले कई सालों में जब मैक्सिमम उतार चढ़ाव बाजार ने देखा और बहुत सारे साइकिल्स और बहुत सारे इवेंट्स देखे। पिछला 5 साल बहुत इवेंटफुल बाजार के लिए रहा है। एक बार हम चाहेंगे वो टेबल फिर से हमारे सामने आए। 25 साल से कम साल के जो इन्वेस्टर्स हैं, जब 5 साल पहले 41% अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करते थे, वो बढ़कर ऑलमोस्ट 50% हो गया है, 47% टू बी मोर प्रिसाइज। 25 से 44 साल मिलेनियल्स की जो संख्या है, यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा डिसाइडिंग हमने एक इंक्रीज देखा है फ्रॉम 36% टू 60%। ऑलमोस्ट
हम कह सकते हैं 40% का जंप है ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट में। वहीं अगर 45 टू 58 ईयर्स की हम बात करें, वहां पर 39% यानी 40% से बढ़कर 66% ये आंकड़ा पहुंच जाता है। दैट मीन्स अक्रॉस द बोर्ड अगर हम विकास देखें, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा या मोर अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट फॉर्म बढ़ने के रीजंस आपको क्या लग रहे हैं? थैंक यू स्वाति, अपने शो पे बुलाने के लिए। देखिए स्वाति, एक तो वी आर ए वेरी यंग कंट्री। अगर आप देखें अभी 65% जो है पॉपुलेशन हमारी 35 के नीचे है। बहुत ही यंग कंट्री है हम, और बहुत ही एस्पिरेशनल कंट्री हो चुके हैं अभी। हमारी जो अगर डेकेड्स देखें, जो बेसिक नीड्स थी वो पूरी होने के बाद अब एस्पिरेशनल नीड्स की तरफ हम बढ़ गए हैं। और जो लास्ट 4-5 साल में अगर आप देखेंगे स्वाति, जिस तरीके से सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन जो एक्सेस लोगों के पास आया, क्लब्ड विद जो एक बुल मार्केट साइकिल चालू हुआ, तो ये दो चीजों का एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बना, जिससे आपने देखा कि एक बहुत सुनामी ऑफ इन्वेस्टर्स आया। जो हम बार बार हर एक शो में बात भी करते हैं कि कोविड से पहले 2-2.5 करोड़ के डीमैट अकाउंट थे, आज की तारीख में वो लगभग 15 करोड़ पहुंच चुके हैं। अगर मैं यूनिक भी लेता हूं तो 11-12 करोड़ यूनिक डीमैट अकाउंट हो गए। उसी तरीके से अगर आप म्यूचुअल फंड फोलियोज लीजिए, वो भी, उसकी भी संख्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है। सो इंफॉर्मेशन फ्लो जो है, जैसे आप जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे, जो बहुत सारे आपके जैसे मीडिया चैनल है, जो बार बार इक्विटी का कल्ट क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं उस चीज का कि किस तरीके से इक्विटी की इन्वेस्टिंग होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मिलके जो है कि इक्विटी का कल्ट इतना बढ़ा कि आप देखें अक्रॉस द बोर्ड उसका एक ट्रैक्शन आया, और लोगों ने ये रियलाइज किया कि इक्विटी मार्केट्स, और ये चीज क्योंकि जैसे आपने बोला कि गाजा इजराइल या रशिया यूक्रेन, ये सारे नीजक रिएक्शंस होने के बाद भी मार्केट में फ्लोज बढ़ते गए। क्योंकि एक चीज शायद आप या हम लोग या सारे वो चैनल्स या सारे वो मीडिया जो ये लोगों को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे कि इक्विटी मार्केट्स कभी लीनियर नहीं चलती हैं, वो एफडी की तरीके से नहीं चलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा रिटर्न बनेगा। वो शायद लोगों के जहन में ये बात घुस चुकी थी। इसलिए जितने भी आपके ये देखिए डाउनफॉल हुए या जितने भी इवेंट्स हुए, उसमें सिप का नंबर थोड़ी देर के लिए प्लेट्यू जरूर हुआ होगा, बट क्रैश लैंड नहीं हुआ, बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ। इनफैक्ट ये बढ़ता ही जा रहा है, विच मीन्स लोगों के माइंड में ये चीज अब धर कर गई है कि लॉन्ग टर्म में इक्विटीज में बेहतर रिटर्न बनेगा ही। शायद इसी वजह से लोगों के मन में जो फिक्स्ड इनकम को लेके जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स होती थी, वहां पे रुझान कम हुआ और इसकी तरफ आ रहा है। हालांकि अगर आप ओवरऑल फिक्स्ड इनकम का देखें या फिक्स्ड डिपॉजिट्स का देखें, वो नंबर अभी भी बहुत बड़ा है, लेकिन यहां से भी जर्नी जो है वो आगे और बढ़ेगी। लेकिन जो ये जो 3 साल या 4 साल का बुल रन था और प्लस इंफॉर्मेशन एक्सेस था, इसने एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट का काम प्ले किया है इतना अधिक लोगों के अंदर इक्विटी की तरफ रुझान बढ़ने की वजह से। और यही एक रीजन है कि आप देख रहे हैं आपके नंबर्स इस तरीके से बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो नंबर्स बताते हैं कि डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और बढ़ना चाहिए। उतना नहीं बढ़ा है एज कंपेयर टू अदर फाइनेंशियल ऑप्शंस, बट हाँ, इट्स स्लोली पिकिंग अप फॉर श्योर। ये तो है जो हम समझ पा रहे हैं नंबर से। मैं मेरे अब आपसे समझना चाहती हूँ कि हर एक एज ग्रुप, और जिस एज ग्रुप की हम यहाँ पर बात करें, जिसमें एक एज ग्रुप में जेनजी हैं, एक एज ग्रुप में मिलेनियल्स हैं, एक एज ग्रुप में टुवर्ड्स ओल्डर जनरेशन है, और एक है जो 60 प्लस है, जो आपके रिटायरमेंट के पार हैं। उनको अभी अगर एट दिस मोमेंट एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी अपने लिए सेट करनी है विद इन इक्विटी डेट, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे? हम ये मान रहे हैं कि हाँ, इक्विटी में पैसे ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन आप इतना ज्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते हैं, तो उम्र के हिसाब से एक आइडियल एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी रहनी कैसी चाहिए? देखिए, एसेट एलोकेशन तो 2 चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। आप कितना रिस्क लेना चाह रहे हैं और आपके गोल्स क्या हैं। तो एज सच these are the basic things to decide asset allocation. बट अगर हम मान के चल रहे हैं कि किसी के लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, मतलब 7-8 साल से ऊपर के गोल्स हैं, और तो उनके हिसाब से आई वुड से कि अगर आप 25 साल की उम्र के कम के हैं, देन सर्टेनली आप एक पोजीशन में हैं कि आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल है। अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, देन यू हैव टाइम ऑन योर साइड। सो हेंस मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप
25 साल से कम के हैं, देन सर्टेनली जितना ज्यादा आप इक्विटी में डाल दें, मे बी एटलीस्ट 80% इक्विटी में। बट अगेन मैं ये एक कंडीशन दे रही हूँ कि ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए है। ऑब्वियसली अगर आपको अगले 3-4 साल में ये पैसे चाहिए तो सर्टेनली फिर आप इक्विटी नहीं देख सकते हैं। तो अगर हम मान के चल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सर्टेनली अबाउट 80%। एंड जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, अगर आप जैसे 30 साल के ऊपर के हैं, अगेन एटलीस्ट 60% होना चाहिए। आपके पास ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब में है। और जैसे आप 45 के ऊपर हो रहे हैं, अगेन आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आप कितनी इक्विटी एलोकेशन कर सकते हैं। अगेन I will say it's between 40 to 60% is a good option. But स्वाति, सब यही डिपेंडेंट है कि हमारी अभी की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। एंड फाइनली अगर हम 60 के ऊपर हैं, पहले तो यही होता था कि 60 के ऊपर एक बार रिटायर हो गए तो बिल्कुल भी इक्विटी नहीं रखेंगे। बट आई स्टिल फील कि अप टू 20% इक्विटी आप रख सकते हैं अगर आप 60 साल के ऊपर भी हैं। और कैसे फंड्स आप सजेस्ट करेंगी एट दिस मोमेंट? अगर हम मिक्स ऑफ एक फंड, एक पोर्टफोलियो को अगर आप सजेस्ट करना चाहें तो कौन से फंड्स आपको पसंद आ रहे हैं जिसमें मिक्स हो, एक्टिव भी हो, पैसिव भी हो, अक्रॉस द एज ग्रुप भी एक पोर्टफोलियो में वेल्थ क्रिएशन का जरिया बने? So I would recommend the same funds across the board. And मैं हर समय कहती हूँ कि आपको अच्छे से डाइवर्सिफाई होना चाहिए। So I always believe कि जो लार्ज कैप एक्सपोजर है वो आप एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से ले सकते हैं, लाइक ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। फिर एक फ्लेक्सी कैप लाइक अ पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, वन मिड कैप लाइक अ मेरे मिड कैप। सर्टेनली इफ यू आर ओल्डर, लाइक इफ यू आर अबव 60, देन मे बी आपको स्मॉल कैप की जरूरत नहीं है। बट अगर आप यंग हैं तो सर्टेनली निपॉन इंडिया स्मॉल कैप इज अ ग्रेट फंड टू हैव। एंड डेट फंड के साइड में टिपिकली अगर आपका 3 साल से ऊपर का होल्डिंग पीरियड है, then short duration debt funds like ICICI, HDFC, all of them have short duration debt funds. ये काफी स्टेबल भी रहते हैं। तो डेट कैटेगरी में मुझे ये पसंद है। और इक्विटी का तो मैंने आपको बता ही दिया कि वन निफ्टी इंडेक्स फंड, वन फ्लेक्सी कैप, वन मिड कैप एंड स्मॉल कैप अगर आप रिस्क ले सकते हैं तभी ही। बिल्कुल। तो थोड़ा रिस्क लेना चाह रहे हैं तो स्मॉल कैप, मिड कैप जैसे फंड ऐड करें। थोड़ा स्टेबिलिटी के लिए लार्ज कैप ज्यादा बेटर है। थोड़ा सा अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, थोड़ा टच ऑफ गोल्ड आप डाल सकते हैं। इंटरनेशनल फंड्स भी आपके लिए हो सकते हैं, अगर ऑलरेडी है तो उसमें आप एक्सपोजर रख सकते हैं। पर मैं विकास आपसे जानना चाहूंगी, अलोंग ऑल द एज ग्रुप्स किस तरीके के फंड्स एक इन्वेस्टर को ऐड करने चाहिए एट दिस मोमेंट अपने पोर्टफोलियो में? देखिए स्वाति, अगर स्पेसिफिकली इक्विटी फंड्स की बात करूं अगर मैं, तो जो 25 साल के नीचे है, क्योंकि जैसा मरीन ने बोला कि जितने यंग रहेंगे उतना अच्छा उनको इक्विटी एक्सपोजर लेना चाहिए। लेकिन एक चीज ये भी देखने वाली है कि आपकी इंडिविजुअल प्रोफाइल कैसी है, आपकी लाइबिलिटीज क्या है, तो उसके हिसाब से लीजिए। बट अगर एक थंब रूल के हिसाब से चले तो लेस देन 25 वाले जो है वो थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं। सो इक्विटी एलोकेशन में मैं ये बोलूंगा कि स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप और फोकस्ड फंड्स, ये 4 कैटेगरीज में उनको जाना चाहिए जो थोड़ा सा एग्रेसिव पोर्टफोलियो बन सकता है। इसमें अगर आप फंड्स की बात करें, HDFC फोकस 30 एक अच्छा ऑप्शन है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप इन स्मॉल कैप कैटेगरी, मेरे एसेट मिड कैप फंड इन मिड कैप कैटेगरी एंड ICICI प्रू का मल्टी कैप फंड इन मल्टी कैप फंड कैटेगरी। ये 25% के रेशो में हो सकता है। अब जब हम एक स्टेप आगे चलते हैं, जैसे 25 से 44 साल की जो एज ब्रैकेट है, उसमें थोड़ा सा एलोकेशन चेंज हो सकता है। उसमें वो स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप और फोकस फंड का जो एलोकेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे 20% स्मॉल कैप ले सकते हैं, पहले 25 बोला था, यहाँ 20 हो सकता है। मिड कैप यहाँ थोड़ा बढ़ सकता है 30%, 25% मल्टी कैप एंड 25% फोकस्ड फंड। सेम फंड्स रहेंगे जो हमने पहले उसमें बोला। जब हम एक कैटेगरी ऊपर जाते हैं जहां मिडिल एज हो, जो आपका एज आ जाता है, या फिर थोड़ा बहुत आप टूवर्ड्स रिटायरमेंट की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, लाइक 45 टू 58 ईयर्स ऑफ एज, तो वहां पे एक्सपोजर एकदम से मिड कैप, स्मॉल कैप तो हम उसमें रिकमेंड नहीं करेंगे। सो मिड कैप एक्सपोजर लिया जा सकता है अप टू 10%। आप मल्टी एसेट फंड जो है वो अब इंट्रोडक्शन हो जाती है, जो आई वुड से रिप्लेसमेंट ऑफ स्मॉल कैप। 20% अब आप फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, ये भी एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस हो गई।
20% आप हाइब्रिड एंड बैलेंस एडवांटेज फंड ले लीजिए और 20% आप प्योर लार्ज कैप फंड ले लीजिए। तो अगेन एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ योर फंड कैटेगरीज एंड ऑल। इसमें अगर मैं फंड्स की बात करूं तो मेरे एसेट मिड कैप फंड इन मिड कैप कैटेगरी, व्हाइट ओक कैपिटल का मल्टी एसेट फंड, एचडीएफसी का या पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड, यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या एसबीआई का ब्लू चिप फंड इन द लार्ज कैप कैटेगरी। एंड लास्ट जो 60 इयर्स एंड अबव, यहाँ पे कंप्लीटली आपको पोर्टफोलियो शिफ्ट करना पड़ेगा। सो 30% आप यहाँ पे बैलेंस एडवांटेज फंड में आ जाइए, 20% आप मल्टी एसेट फंड में आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो आपका पोर्टफोलियो उसको स्टेबिलिटी की जरूरत है। 20% फ्लेक्सी कैप एंड 30% लार्ज कैप। जल्दी से रन थ्रू कर दूंगा। आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड या एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, व्हाइट ओक कैपिटल का मल्टी एसेट फंड, एचडीएफसी या पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप या यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या एसबीआई ब्लू चिप इन लार्ज कैप कैटेगरी। तो ये कुछ पसंदीदा फंड्स हैं अलग अलग उम्र के हिसाब से जो विकास ने आपको बताया, आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जरा समझेंगे कैसे वुमेन इन्वेस्टर्स की भागीदारी बढ़ी है पिछले एक साल में, पर क्या ये काफी है, इस पर चर्चा रहेगी। और साथ ही जरा समझेंगे पैसिव फंड्स का क्या हाल है और कहां पर कैसे पैसिव फंड्स में आपको अभी करना चाहिए निवेश। बने रहिए हमारे साथ। मृन अग्रवाल और विकास पुरी हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे आज हम कर रहे हैं खास बातचीत। मृन, अगर हम महिला इन्वेस्टर्स की बात करें पिछले एक साल में, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन हम कह सकते हैं एक मार्क्ड एक इंक्रीज जरूर आया है टुवर्ड्स वेल्थ क्रिएशन महिलाओं के द्वारा भी। पिछले साल मार्च में हमने देखा अराउंड 24% तक की भागीदारी महिला इन्वेस्टर्स की थी, जो लगभग 1.5% से बढ़ी है इस साल जो अभी जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उसमें। क्या समझे नंबर से, और क्या ये काफी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, या ये हम ये कह सकते हैं कि नंबर्स फिर भी थोड़ा बहुत एक इंक्रीज की तरफ इशारा करते हैं? कहां पर, या अगर आपको कहां पर एक गैप अप भी नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ वुमेन इन्वेस्टर्स? तो अच्छी बात है कि हर साल वुमेन इन्वेस्टर्स के नंबर बढ़ रहे हैं, बट सर्टनली अभी काम बहुत बाकी है इसमें, क्योंकि अभी भी बहुत कम है। मतलब अगर हम देखें 25-26% विमेन इन्वेस्टर्स का होना बहुत कम है, एटलीस्ट इक्वल तो होना चाहिए, राइट? सो उसके लिए आई फील कि ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि म्यूचुअल फंड वैसे तो एक बहुत इजी इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, बट म्यूचुअल फंड को चुनना ना बहुत मुश्किल काम है। एंड बहुत लोग मुझे आकर यही कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करें, इक्विटी करें, डेट करें, क्या करें, हम कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करें। सो आई फील कि जो माइंडसेट था पहले कि नहीं मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट में नहीं इन्वेस्ट करेंगे, इसमें लॉस हो सकता है, वो माइंडसेट बदल गया है। बट द प्रॉब्लम इज कि इतने सारे फंड कैटेगरीज हैं, आए दिन आप देखिए कितने एनएफओज आ रहे हैं, दैट पीपल आर वेरी कंफ्यूज्ड कि क्या चूज करें, किस में जाएं, किस में ना जाएं। सो आई फील कि इसमें एजुकेशन एट अ वेरी अक्रॉस द बोर्ड is really required, and I think a lot of efforts are needed now to have more specific campaigns around म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, नॉट ओनली कि अच्छा म्यूचुअल फंड सही है या स्टे इन्वेस्टेड एंड ऑल दोज थिंग्स। आई थिंक थोड़ा डीपर लेवल में जाकर एजुकेशन की जरूरत है। बिल्कुल। और एक महिला के लिए इसी के फॉलो अप में उनको रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना है, वेल्थ क्रिएट करना है, करियर ब्रेक है, इन 3 मेजर गोल्स के लिए कैसी कैटेगरीज आप सजेस्ट करेंगे एक महिला इन्वेस्टर को? तो देखिए, जहां रिटायरमेंट की बात है, सर्टेनली एनपीएस तो है ही, बट अगर आप लेट्स से बस म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, सर्टेनली आई विल से इक्विटी फंड्स, वेदर इट इज वेल्थ क्रिएशन और रिटायरमेंट, आई वुड से दैट equity funds, balanced funds certainly need to have higher allocation. तो हम बात कर रहे हैं कि 26% इन्वेस्टर्स जो हैं वो विमेन इन्वेस्टर्स हैं, बट ये भी देखना बहुत जरूरी है कि
अगर हम हाउस होल्ड सेविंग्स डेटा को देखते हैं देन लेस देन 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर एक्चुअली गोइंग इनटू इक्विटीज, राइट? सो आई थिंक व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हमें इक्विटीज में ज्यादा एलोकेशन करना चाहिए, क्योंकि गिवन द वैल्यू ऑफ द गोल, गिवन द इन्फ्लेशन ऑफ द गोल, certainly you need an instrument like equities in order to be able to reaching your goal, right? अगर हम करियर ब्रेक के बारे में बात करते हैं, टिपिकली ये देखा जाता है कि सडनली लोग करियर ब्रेक ले लेते हैं विदाउट रियली प्लानिंग फॉर इट. सो आई वुड से दैट सिंस करियर ब्रेक नॉर्मली विद इन 1 to 2 years पीरियड में हो सकता है, आई विल से कि उसके लिए शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स ज्यादा बेहतर रहेगा. ओके, तो ये डिफरेंट गोल्स के लिए डिफरेंट फंड्स एक महिला निवेशक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकती हैं. एक और जो पार्ट है या जिसको हम ट्रेंड समझने की कोशिश कर रहे हैं विकास, वो है पैसिव फंड का बढ़ता इंटरेस्ट. काफी बार हमने इस पे चर्चा भी की है. एक्टिव फंड तो ऑलरेडी काफी ज्यादा एक बड़ा यूनिवर्स है, पैसिव फंड भी स्लोली कैचिंग अप. एनएफओस भी पैसिव फंड में काफी सारे आए हैं. एयूएम काफी अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. पैसिव फंड में अभी इन्वेस्टमेंट का सही टाइम आप मान रहे हैं? जी स्वाति, तो स्वाति जब हम ब्रेक डाउन करते हैं पोर्टफोलियोज को तो एक कोर पोर्टफोलियो होना चाहिए और एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो होना चाहिए. कोर पोर्टफोलियो हो गया जो आपका बड़ा ही लंबे समय के लिए है. जैसे मान लीजिए अगर 15 साल या 20 साल की अवधि के लिए आप एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, तो उस केस में पैसिव फंड मेक्स मोर सेंस, स्पेशली इन द लार्ज कैप स्पेस. तो वहां पे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो गया या निफ्टी 100 ETF इंडेक्स फंड्स भी आ गए हैं. इनफैक्ट निफ्टी 500 का भी मोतीलाल ओसवाल का एक फंड है, वो भी आ चुका है. तो इस तरीके से ये फंड्स आप लेके इसको अपने लॉन्ग टर्म जो आपके फंड्स है उसमें रख दीजिए. तो क्या होगा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा और थोड़ा कॉस्ट एफिशिएंसी भी उसमें मिल जाती है. और ट्रेंड बहुत अधिक बढ़ने लग गया जैसा आपने बोला स्वाति. अभी इनफैक्ट गोल्ड ETF में भी बहुत बड़ा एक ट्रैक्शन देखा हमने. तो ये सब ETF फंड्स जो होते हैं वो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, स्पेशली जो कोर पोर्टफोलियो है आपका, तो उसमें ये पैसिव फंड्स लिए जा सकते हैं. तो कोर पोर्टफोलियो में पैसिव फंड्स को आप ऐड कीजिए. और मृन, एक न्यू इन्वेस्टर के लिए शायद और एक बिना टेंशन के इन्वेस्टमेंट के लिए एक पैसिव फंड काफी ज्यादा जाने भी जाते हैं, इंडेक्स फंड जाने जाते हैं. यही वजह रही कि पैसिव फंड्स काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं विद इन इन्वेस्टर्स. एब्सोल्युटली, क्योंकि बहुत आसान है इन्वेस्ट करने के लिए. इसमें आपको चूज नहीं करना पड़ता है, मतलब आपको बेसिकली बेंचमार्क चूज करना पड़ता है, बट बियॉन्ड दैट ज्यादा आपको चूज नहीं करना पड़ता है. तो इसीलिए ही ये ज्यादा पॉपुलर भी हो रहे हैं. ऑफ कोर्स ये लोअर कॉस्ट भी है एंड आई फील उस वजह से भी लोग काफी इनको चुन रहे हैं. बट आई फील कि जस्ट लोअर कॉस्ट होने की वजह से ही नहीं चुनना चाहिए. ओके, तो ये हमने समझा कि पैसिव फंड्स क्यों पॉपुलर है और आप क्यों चुने अपने पोर्टफोलियो में. विकास, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि गोल्ड ETF की बात ही हुई हमारी. गोल्ड के प्राइसेस हमने देखा आसमान छूते हुए नजर आए. गोल्ड ETF में काफी अच्छा हमने पैसा आते हुए देखा. पिछले फाइनेंशियल ईयर में जहां पर 5200 करोड़ था, वो डबल से भी ज्यादा बढ़कर 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा हमने FY25 में आता हुआ देखा है. AU में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है. तो गोल्ड ETF से जुड़े हुए कुछ स्कीम्स आप सजेस्ट करेंगे? जी स्वाति, सो स्वाति, फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्टफोलियो में गोल्ड आपका जो है 5 to 10%, आई वुड से 10% इज आइडियल एलोकेशन. बिकॉज ये जनरली गोल्ड जो होता है वो हेजिंग के लिए लिया जाता है या रिस्क को मिटिगेट करने के लिए लिया जाता है. रिटर्न उसका बाय प्रोडक्ट है. बिकॉज जिस तरीके से अगर आप 20-25 साल का गोल्ड का एक ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, रफली 11-12% का CAGR से गोल्ड ग्रो करता है. तो आपका इसमें रिटर्न भी आ गया और हेजिंग भी हो गया. उस केस में देखते हुए दो फंड्स मुझे लगता है कि HDFC गोल्ड ETF एंड ICICI Pru गोल्ड ETF दो अच्छे फंड्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं. और स्वाति, इसमें अब लेवल नहीं देखना चाहिए क्योंकि गोल्ड बहुत बढ़ गया है तो इसलिए ले लें, या बहुत बड़ा है तो इसलिए ना लें. आप इस तरीके से लें कि आप अपने पोर्टफोलियो में ये देखें कि मेरे पोर्टफोलियो की एलोकेशन गोल्ड 20-25% हो गई है तो कट डाउन कर दीजिए. अगर आप अंडर इन्वेस्टेड है, गोल्ड स्टार्ट ही नहीं किया, तो स्टार्ट करना जरूरी है और उसको 5 to 10%, एटलीस्ट 10% तक लेके जाएं. तो ये एक मापदंड होता है कि पोर्टफोलियो लेवल पे देखिए कि आपकी एलोकेशन कितनी है. इस तरीके से ना लीजिए कि गोल्ड बहुत बढ़ गया और मार्केट में बहुत शोर है कि गोल्ड 1.5 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, इसलिए ले लूं. सो रिटर्न को ना देखिए, आप अपने पोर्टफोलियो की एलोकेशन देखिए कितनी है, उसके हिसाब से या तो कट डाउन करें या ऐड करें. ओके, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए विकास ने.
गोल्ड में इन्वेस्ट करने के, ज्यादा एलोकेट भी नहीं करना है और मौका भी नहीं छोड़ना है, और कुछ पसंदीदा फंड्स भी विकास की तरफ से जिसके जरिए आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू इंडेक्स फंड्स। मैं थैंक यू करना चाहूंगी हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विकास और मृन, धन्यवाद आपका मनी गुरु में समय देने के लिए।